नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चेतावनी का बोर्ड। उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव के ऊपर घना देवदारों का जंगल था। उसी जंगल की ढलान पर लकड़ी के दो खंभों में फंसा एक जंग खाया हुआ बोर्ड लगा था। बोर्ड में लिखा था, आखिरी ढलान के बाद वापस ना लौटे। लोग कहते थे, जो उस ढलान को पार कर लेता है वो लौटता तो है, पर वैसा नहीं जैसा गया था। गांव के चार लड़के सूरज, विनय, अमीर और जय शहर से छुट्टियां में घर आए थे। वो लोग रात को उस जंगल में गए। रात में धुआं, कुआं, कोहरा और हड्डी कांपने वाली ठंड थी। शराब और सैलेंस के जोश में उन्होंने तय किया, आज वही ढलान पार करेंगे। घड़ी में टाइम हुआ था 11:47। चारों उस बोट तक पहुंचे। सूरज हंसते हुए बोला, देखते हैं आगे क्यों मना है। जैसे ही ढलान उतरना शुरू किया, हवा में एक अजीब गंध घुल गई। सीलन नहीं, किसी पुराने डेड बॉडी की थी। देवदारू के पैरों के बीच से कोई जगहों पर कटी फटी कपड़ों की पट्टियां लटक रही थी, मानो किसी ने वहां आने वालों को बांध बांध कर घसीटा हो। नीचे उतरते ही बर्फ के बीच उन्हें कोई छोटा परित्यक्त मंदिर दिखा। दरवाज़ा टूटा था, भीतर राख और कालीख। सामने एक बोर्ड पर शौक से लिखी पंक्ति, वापस मत मोड़ना, चाहे जो भी पुकारे। रात के ठीक 12 बजे पर अचानक पीछे कहीं ऊपर से जय की माँ की आवाज़ आई, जय बेटे, यहीं हो, वापस आ जाओ। जय का चेहरा पीला पड़ गया। अरे, ये मेरी माँ की आवाज़ है। विनय ने उसका हाथ पकड़ा, अभी अभी तो तुम्हारी माँ गांव वाले घर में सो रही है, यहाँ कैसे आएंगे वो। आवाज़ फिर आई, इस बार और पास से, और टूटी फूटी, जय नहीं जाओगे। और उसी सेकेंड एक तीसरी आवाज़ उसी सुर में लेकिन भयानक तरह से टूटी, जय जय। सूरज काँप गया। दो दो एक जैसी आवाज़ें। जय घबरा कर पीछे मुड़ ही रहा था कि उसी टाइम किसी ने आमिर की गर्दन के बिल्कुल पास से फुसफुसाया, मत पलटना। वो आवाज़ ना किसी आदमी की थी, ना औरत की। सुनाई कुछ और दे रहा था, पर मुंह जैसे कहीं और था। जय ने जिद में पीछे पलट कर देखा और सीखते ही गिर पड़ा। उसने देखा ऊपर ढलान पर उसकी माँ जैसी दिखने वाली कोई आकृति खड़ी थी, लेकिन चेहरे की जगह खाली काली खोखल, मुंह नहीं, पर फिर भी आवाज़ वहीं से निकल रही थी। तीनों जय को घसीटते हुए ऊपर चढ़ने लगे, पर जितनी देर लगती, पीछे से वही माँ जैसी आकृति हर बार कुछ कदम और पास आ जाती, बिना चेहरे के, बिना पलक झपके, बस झुकते हुए आसमान से लटकी, जैसे रस्सी पर कंधे से फांसी लगी हो। ढलान के ऊपर जैसे ही गांव की सीमा का पहला पत्थर आया, विनय सबसे पहले छलांग मारकर उसको पार किया। पर उसी टाइम आकृति ने जैसे जय को एड़ी पकड़ ली और उसकी रीढ़ से कान तक एक धमक सी पहुंच गई। अब लौट कर जिया नहीं जाता। जय का शरीर ठंडा पड़ा। वो ढरक रहा था, पर शरीर सुन्न था। तीनों ने उसे खींचकर सीमा पार लाई। आकृति वही रुक गई, जैसे उस सीमा से बंधी हो। जय अगले दिन से बोलना बंद कर दिया, बस दीवार की ओर देखता रहता। सूरज और विनय को रोज रात किसी के पैरों घसीटने की आवाज़ बाहर से सुनाई देने लगी।
आवाज़ हमेशा सीमा तक आती और रुक जाती। आमिर ने एक रात डर कर जय को हिलाया और पूछा, तू कुछ बोल कम से कम, मैं पागल हो रहा हूँ। जय ने बहुत धीरे से पहली बार होठ हिलाया और उसकी आवाज़ उसकी माँ जैसी नहीं, ठीक वही टूटी फूटी थी। कहाँ था वापस नहीं लौटते। आवाज़ बोलते बोलते उसकी गर्दन उसी तरह तिरछी होने लगी जैसे ढलान पर दिखी आकृति की थी। गांव वालों ने तीनों को निकाला, जय को शहर ले गए, पर उसके कमरे में दीवारों पर अब खुद ब खुद यही पंक्ति उभरने लगी, वापस मत लौटो चाहे जो पुकारे। और सबसे भयानक बात, उस ढलान के नीचे अब एक आवाज़ और जुड़ गई है, जय की। जय को शहर में मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। 3 दिन बीत गए। सूरज, विनय और आमिर गांव में ही थे। तीसरा रात, ठीक वही समय 12 बजे दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुए। धक 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 धक। सूरज ने खिड़की की जाली से झांका, बाहर कोई नहीं, पर नीचे आंगन की मिट्टी पर 4 गीले पैरों के निशान थे। पर सारों के बीच 5वां निशान भी था, किसी और का। अगले दिन आमिर शहर गया जय को देखने। डॉक्टर ने कहा उसकी गर्दन अब हमेशा तिरछी रहती है, पर उसके शरीर में चोट का कोई कारण नहीं। जय पूरे दिन चुपचाप रहा, पर शाम होते ही उसकी पुतलियाँ फैलने लगी। ठीक 12 बजे रात को जय ने अपना मुंह खोला, पर उसकी आवाज़ जय की नहीं थी, वो सूरज की थी। आखिरी ढलान फिर से पार कर आमिर की सांस रुक गई। जय बोलता गया, पर मुँह जय का, आवाज़ सूरज की। जो लौट आए हैं उसे वापस भेजना होगा। आमिर ने रात उसी अस्पताल में बिताई। 12 बजे के बाद उसकी नींद खुली तो उसने देखा जय बिस्तर पर नहीं था। वो खिड़की से बाहर देखने दौड़ा। जय नंगे पैर अस्पताल की छत पर खड़ा था, गर्दन तिरछी, उसी खोखली निगाहों के साथ, और उसके होठों से तीनों की आवाज़ एक साथ निकली, सूरज, विनय और आमिर। तीनों की आवाज़ एक ही मुंह से, एक अधूरा लौट कर जिंदा नहीं छोड़ा जाता। और जय ने छत से छलांग लगा दी। नीचे पहुंचने तक उसका शरीर ठंडा हो चुका था, लेकिन गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई थी, जैसे जिस चीज़ ने उसे पकड़ रखा था वो उतर चुकी। अगले दिन गांव लौटने के समय आमिर के फ़ोन पर सूरज का कॉल आया। आवाज़ भी सूरज की थी, लेकिन सुर वही टूटा फूटा जंगल वाला। हम 3 बसे हैं, सक्र बंद करने लौटेंगे। आज रात 12 बजे पर ढलान पर आना। आमिर काँप गया। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। फ़ोन पर वही आवाज़, हंसी, पर हंसी मानवीय नहीं थी, बिल्कुल सूखी, जैसे हड्डियों के घर्षण की आवाज़। तू नहीं आएगा तो हम आ जाएंगे। और जो बिना गए पकड़ा गया, उसका रूप यही बदल दिया जाता। काल बंद रात हुई। आमिर ने कमरे के अंदर खुद को बंद किया। 12 बजे दरवाजे पर धक 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 की आवाज़ आई।
और तीनों की एक साथ आवाज़, जैसे दूर से नहीं, दरवाजे के बिल्कुल पीछे से। हमें केवल सौठे लौटने वालों का इंतज़ार कर रहे। अब शक्र पूरा है, अब कोई नहीं बचेगा। कमरे में बल्ब फट गया, अंधेरा, दस्तक बंद, और अगली सुबह आमिर भी गायब। कुछ महीने बाद वन विभाग ने उस जंगल में नया बोर्ड लगाया। पुराने जंग लगे बोर्ड के ठीक नीचे ये नई पंक्ति उभरी मिली, किसी हाथ से नहीं, जैसे लकड़ी खुद चलकर उभर आई हो। आखिरी ढलान से वापस लौटने वाले लौट कर जिंदा नहीं रहते। लोग कहते हैं अब वहाँ 4 आवाज़ पुकारती हैं नाम लेकर, और इतनी हूबहू कि कोई भी मुड़ जाए।